तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका पूरा नाम अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसी को डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसका स्रोत ये अर्थात कहने का मतलब डीपीएसपी को किस संविधान से अर्जित किया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये जो डीपीएसपी है आयरलैंड का खुद नहीं, आयरलैंड भी दूसरे देश से लिया हुआ। आयरलैंड स्पेन के संविधान से ये राज्य के नीति निदेशक तत्व को अर्जित किया था। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है तो ये जवाब देंगे। तो लेकिन सीधा अगर पूछता है कि ये राज्य का नीति निदेशक तत्व का स्रोत क्या है, आयरलैंड, और आयरलैंड कहाँ से लिया? स्पेन के संविधान। उसके बाद फिर आप लोग को बताए थे कि जैसे वहां पर बताया गया था मौलिक अधिकार वाद योग्य, प्रवर्तनीय, जस्टिसिएबल है, फोर्सिएबल है, लेकिन जो राज्य का नीति निदेशक था तो ये अप्रवर्तनीय, अप्रवर्तनीय। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मौलिक अधिकार में किसी का उल्लंघन होता था तो उसके लिए जो है न्यायालय में जाया जा सकता था, न्याय दिया जाएगा, वाद विचार होगा। लेकिन जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है इसको जो है अगर यहाँ पर किसी को उल्लंघन होगा तो न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात ये अप्रवर्तनीय, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ये बात सीधा अनुच्छेद 36 में लिखी। अनुच्छेद 36 में कहा गया है, अनुच्छेद 37 में सीधा सीधा लिखा है कि डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात डीपीएसपी के उल्लंघन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद वहां पर जैसे बताए थे मूल अधिकार का स्वरूप कैसा है, तो वहां पर मूल अधिकार के स्वरूप में बताए थे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक है। जो डीपीएसपी का स्वरूप ये सकारात्मक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा चीजें मना की गई थी। लेकिन यहाँ पर राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है यहाँ पर कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए सकारात्मक है। उसके बाद अगली बात बताए थे कि ये सकारात्मक है, तो वहां पर बताए थे मौलिक अधिकार किसके दावे, बताया गया था मौलिक अधिकार नागरिकों के दावे राज्य के विरुद्ध, लेकिन डीपीएसपी राज्य के दावे नागरिकों के विरुद्ध, उसका उल्टा है। तो राज्य के दावे हैं नागरिकों के विरुद्ध। ठीक, तो ये रहा, तो ये हो गया। बाकी इसमें अगर अब पूछा जाए कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, तो पहली बात तो यही है कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है और डीपीएसपी अप्रवर्तनीय। मूल अधिकार का स्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, लेकिन इसके स्वरूप सकारात्मक है। मूल अधिकार नागरिकों के दावे थे राज्य के विरुद्ध, और डीपीएसपी का जो है ये दावा राज्य के दावे हैं नागरिकों के विरुद्ध। ये तीन बातें भिन्नता पाई जाती मूल अधिकार और डीपीएसपी में। ठीक, और उसके बाद ये पता है कि भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आयरलैंड से लिया गया है। ये तीनों बातें मूल अधिकार से डिफरेंट है। उसके बाद फिर हम एक एक की परिभाषा देखते हैं। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में, तो जैसे 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य की परिभाषा लिखी है। और आप लोग अभी मौलिक अधिकार में भी पढ़े थे कि अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है। तो स्टूडेंट पूछता है अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है,
अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है। इन दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में के दायरे में जिसको रखा गया है वही सेम अनुच्छेद 36 में भी है। जैसे वहां पर राज्य की परिभाषा में बताए संसद और संघ सरकारों, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार, ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी बताए थे, स्थानीय प्राधिकारी में पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, जिला बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य और अन्य प्राधिकारी अधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें, विश्वविद्यालय और जो प्राइवेट संस्थाएं उनके अंतर्गत आने वाली सभी प्राइवेट संस्थाएं राज्य की परिभाषा में सम्मिलित की गई। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 दोनों में राज्य की परिभाषा है और कोई भिन्नता नहीं, दोनों एक समान है। ठीक, अगर एग्जाम में आ जाता है दोनों दे देता है तो पहले जो राज्य की परिभाषा है उसको लगाते हैं अनुच्छेद 12 माने। ठीक, बाकी कोई भिन्नता नहीं। उसके बाद अनुच्छेद 37 है। अनुच्छेद 37 में लिखा है कि डीपीएसपी सीधा सीधा लिखा है प्रवर्तनीय नहीं। ठीक, तो डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं। फिर आता अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि ये जो है राज्य मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी, वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि जो है बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बुनियादी सुविधाएं क्या होती है? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मतलब जो हमको आवश्यकता है बुनियादी ढांचा जो उपलब्ध कराया जाए, सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाएंगी, उससे जो है कल्याणकारी राज्य का जब विकास होगा तो कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 39 आता है। अनुच्छेद 39 में कई बातें लिखी हैं। जैसे अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि जो है राज्य निःशुल्क एवं कानूनी सहायता सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक, और उसके बाद इसी अनुच्छेद 39 में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 39D। उसमें चौथी बात ये लिखी गई है कि राज्य महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। ठीक, तो जैसे असमानता है, किसी फैक्ट्री में कहीं भी काम करने जाइए तो पुरुषों को वेतन मान के चलिए 400 मिलता है तो महिलाओं को 300 मिलता है, क्योंकि कहते हैं उनकी कार्य क्षमता कम होती है। तो अनुच्छेद 39 का जो डी है वो महिलाओं को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 39D में लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। ठीक, और अनुच्छेद 39 में और बातें लिखी गई है कि राज्य बालकों को यौवन शोषण से बचाएगा, उनके जो है व्यक्तित्व के विकास की बात करता है। ठीक, तो ये सारी बातें अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, जो बहुतों बार पूछा गया। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, और उसके बाद फिर आता अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में लिखा है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 में सीधा सीधा लिखा है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशा में जैसे बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता की अवस्था में काम देने का अधिकार। ठीक, तो जैसे कोई बेरोजगार है तो अनुच्छेद 41 में लिखा है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। राज्य, ठीक, लिखा है ना, राज्य के दावे नागरिकों के विरुद्ध। ठीक, तो ये राज्य जो है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है। उसके बाद 42 में कहा है ये जो काम दिया जाएगा काम मनोचित दशाओं से परिपूर्ण। ठीक, मतलब जैसे यहाँ कहा गया कुछ दशाओं में कोई वृद्ध व्यक्ति है, अब उसको ऐसा कार्य ना दे दिया जाए को कर ही ना पाए। अब कहा जाए कि जो तुम्हें 50 किलो की बोरी लेकर चलो सीमेंट वाली तीसरे फ्लोर पर, तो चढ़ पाएगा? तो वही लिखा है कि जो है मनोचित दशाओं से परिपूर्ण कार्य होना चाहिए, ऐसा काम दो को कर पाए। ठीक,
तो 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में वो काम जो दिया जाएगा वो उचित दशा होनी चाहिए, मनोचित दशाओं से परिपूर्ण हो, जो व्यक्ति करने में सक्षम हो, ऐसा कार्य दिया जाएगा। उसके बाद 43 में, 41 में काम पाने का अधिकार था, 42 में काम सही ढंग से होना चाहिए। 43 में जब सब हो गया उसको जो है जो निर्वाह मजदूरी जो कार्य करता है उसको इतना पैसा दिया जाए तो अपना भरण पोषण कर सके, तो इसमें लिखा है निर्वाह मजदूरी। ठीक, तो ऐसा इतना वेतन दिया जाए, मतलब उसको जो दिहाड़ी दी जाए कि इतना उसको पैसा मिले, उसकी रोजी रोटी चल सके, तो उसमें 43 में लिखा है निर्वाह मजदूरी। उसके बाद 43 का एक नया अनुच्छेद आता है, मूल संविधान में नहीं था, और ये मूल संविधान में नहीं था तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, तो जैसे यहाँ पर निर्वाह मजदूरी की बात की गई, तो जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 43 का में लिखा है लघु एवं कुटीर उद्योग, तो ये अनुच्छेद 43 में ही है। तो इसमें लिखा है अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। ठीक, तो जब ये लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए तो अनुच्छेद 43 का जब जोड़ा गया तो कहा गया जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, 43 का में कहा गया कि इनमें मजदूरों को भागीदार बनाया जाए, मशीनीकरण न किया जाए। नहीं तो मान लीजिए लघु एवं कुटीर उद्योग खोला गया और मजदूर नहीं लगाए गए, यहाँ पर मशीनों से कार्य करा लिया गया, तो बेरोजगारी बनी की बनी ही रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 43 का में लिखा है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाया जाए, ना कि मशीनीकरण का प्रयोग किया जाए। कहे नहीं होता है। ठीक, तो ये राज्य तभी तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। अनुच्छेद 38 में लिखा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। तो सब सभी भावना को नहीं देखेंगे। अब रोजगार के लिए जो है उद्योग लगा दिए और सारा काम मशीनों से करवा रहे हैं, तो जो बेरोजगार है तो वंचित ही रह जाएगा। तो इसीलिए बाद में अनुच्छेद को जोड़ा गया 43 का में मेंशन किया गया कि 43 में लिखा भले कि जो है ये मजदूरी दी जाएगी और उनके लिए लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी, लेकिन जो लघु एवं कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे उसमें मशीनीकरण का प्रयोग नहीं होगा, मजदूरों को भागीदार बनाया जा सकता। ठीक, और आगे चलकर 43 खा भी आता है। 43 खा जो है ये 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है 2011 में, जिसमें सहकारी समिति का गठन किया गया। ठीक, जैसे जो सोसाइटी जहां पर खाद वगैरह मिलती, तो ये सब 43 खा में जोड़ा गया। ये 43 खा में लिखा कब जोड़ा जाता है? 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक, उसके बाद 44वां ये आता अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 44 में लिखा है राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करेगा, सिविल कोड। तो ये पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य गोवा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो अनुच्छेद 44 बहुतों बार पूछा गया। इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था, और अब उत्तराखंड ने भी इसका विधेयक पारित कर चुका है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में लिखा है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक, अभी कल पढ़े थे अनुच्छेद 21 का में, अनुच्छेद 21 का में लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाया गया। और जो अनुच्छेद 45 उसमें लिखा गया 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का माहौल प्रदान किया जाएगा। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 46 आता है। अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि राज्य SC ST के उत्थान की बात करेगा। ठीक, तो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के जो है आगे ले जाने के लिए उत्थान करने की बात की गई। अनुच्छेद 47 आता है।
अनुच्छेद 47 में लिखा है कि राज्य पोषाहार को बढ़ावा देगा। पोषाहार नहीं जानते? हाँ, तो पोषाहार मतलब जैसे विद्यालय में दरिया मिलती तब कहा गया उसके स्थान पे पौष्टिक भोजन मिलेगा, जिससे बच्चों के मानसिक और व्यक्तित्व विकास हो सके। और जब व्यक्तित्व और मानसिक विकास होगा तो जब अच्छा सोचेगा तो देश के लिए अच्छा कार्य करेगा। उसके साथ साथ कहा गया कि मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नहीं पता लगा दिन में अच्छा भोजन कराए और रात में माहौल बना लिया तो सब बराबर, ठीक। इसलिए वहां पर लिखा है पोषाहार को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध है, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद आता है 48। अनुच्छेद 48 में लिखा गया कृषि का पुनर्गठन, ठीक। तो कृषि का पुनर्गठन मतलब जैसे चकबंदी कराना। चकबंदी क्या होता है? जैसे किसी का खेत बिखरा बिखरा है तो एक जगह लाकर, ऐसा सब कहाँ लिखा है? कृषि का पुनर्गठन अनुच्छेद 48 में। और इसी में अनुच्छेद 48 का नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो बाद में जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 48 का। उसमें लिखा गया पर्यावरण की सुरक्षा करना। 48 का में है पर्यावरण की सुरक्षा, या पर्यावरण में वन्य जीव वगैरह सब आ जाता है, ठीक, उनकी सुरक्षा है। और उसके बाद अनुच्छेद 49 में लिखा है राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बनाए रखेगा, ठीक। जो ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक कल्चर है, उन सभी धरोहरों को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 50 में लिखा गया न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, उन दोनों के बीच अलगाव की बात की गई। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, यहाँ विधायिका का कोई रोल नहीं। और आप लोग को जब सरकार पढ़ा रहे थे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 51 में लिखा है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखे, ठीक। तो राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखेगा, ठीक। तो इसी के साथ आपका नीति निर्देशक तत्व हुआ समाप्त।